अब आते हैं दूसरी तरह के इनहिबिशन पे, जिसको हम बोलेंगे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। क्या बोलेंगे? नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो दोनों में जो बेसिक फर्क है ना, ठीक है, बेसिक फर्क ये है कि जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होती है वो एक्टिव साइट के लिए होती है, चाहे इनहिबिटर आ रहा हो चाहे हमारे पास सबस्ट्रेट आ रहा हो, लेकिन उन्होंने वो एक्टिव साइट पे आके जोड़ेंगे। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में कोई कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन का मतलब क्या है कि चाहे उसका अपने वाला सबस्ट्रेट आके एक्टिव साइट के साथ जुड़ भी जाए तो भी हमारे पास नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के चांसेस ज्यादा है। और उसकी वजह क्या है? अभी हम यहाँ पे जो हमने एंजाइम एक बनाया था कि ये इसकी एक्टिव साइट है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में इन्वॉल्व है, छोड़ो। इसके अलावा भी कुछ बाइंडिंग साइट्स होती है इस एंजाइम के अंदर, इसकी बॉडी के अंदर, लेकिन वो एक्टिव साइट्स नहीं होती, उनको बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट्स। क्या बोलते हैं? एलोस्टेरिक साइट्स। द बाइंडिंग साइट्स अदर देन एक्टिव साइट्स आर कॉल्ड एलोस्टेरिक साइट्स। तो ये जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं वो एक्टिव साइट पे आके नहीं जुड़ते, बल्कि वो एलोस्टेरिक साइट पे आके जुड़ते हैं, ठीक है। तो यहां पे चाहे कोई प्रॉपर हमारे पास आ भी जाए सबस्ट्रेट, लेकिन फिर भी इनहिबिशन हो जाती है। आगे हम देखेंगे कि कैसे, लेकिन बेसिक फंडा क्या है कि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में एक्टिव साइट के लिए कोई कंपटीशन नहीं होती, इसलिए तो नॉन कॉम्पिटिटिव है। बल्कि जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं वो आके एलोस्टेरिक साइट पे जुड़ जाते हैं, और इसकी वजह से फिर क्या होता है कि हमारे पास चेंजिंग वेंजिंग आ जाती है और एंजाइम अपना काम नहीं करता। तो पहली बात। दूसरी बात यह है कि इसके लिए जरूरी नहीं है कि हमारे पास इनहिबिटर जो है वो सबस्ट्रेट के सिमिलर हो, ये जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक्टिव साइट पे जाके जुड़ता ही नहीं है इनहिबिटर, तो फिर उसको जरूरत ही क्या है सिमिलर होने के? तो ये नॉन सिमिलर हो सकता है। ये दो बेसिक डिफरेंसेस है कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव में। आगे हम देखेंगे। तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन एक ऐसी इनहिबिशन जिसमें हमारा जो इनहिबिटर है वो एलोस्टेरिक साइट पे आके बाइंड करता है। एलोस्टेरिक साइट कौन सी साइट होती है? एंजाइम की वो बाइंडिंग साइट जो कि एक्टिव साइट के अंदर नहीं होती बल्कि किसी और जगह होती है, एंजाइम के किसी और पार्ट पे होती है, उसको कहते हैं एलोस्टेरिक साइट। तो एलोस्टेरिक साइट पे आके बाइंड करने वाली जो इनहिबिशन है इसको बोलते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। और ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को भी हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक हमारे पास रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन या फिर रिवर्सिबल एनसीआई, ठीक है। एनसीआई मैंने यहां पे अपने शॉर्ट करने के लिए लिखा हुआ है, इसको पूरा लिखना है रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। और दूसरी जो कैटेगरी है वो इरिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। नाम से ही पता चल रहा है, अब ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन सारी की सारी रिवर्सिबल होती है। जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है वो रिवर्सिबल भी हो सकती है, इरिवर्सिबल भी हो सकती है। रिवर्सिबल का मतलब क्या है कि वो हमारे पास जो इनहिबिटर है वो एंजाइम से अलग हो सकता है। इरिवर्सिबल में वो इनहिबिटर एंजाइम की जान नहीं छोड़ता, ठीक है। इरिवर्सिबल रिएक्शन में कोवेलेंट बॉन्डिंग के जरिए जुड़ सकता है, रिवर्सिबल रिएक्शन में वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग या फिर कोई दूसरी जो नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस है उसके जरिए जुड़ सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये बड़ी बेसिक सी बात थी। तो अब अगर हमने डिवाइड किया नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को दो पार्ट्स में, रिवर्सिबल और नॉन इरिवर्सिबल, तो फिर सबसे पहले रिवर्सिबल को देखते हैं। रिवर्सिबल में सबसे पहले जो पॉइंट है कि ये ईपी कॉम्प्लेक्स जो बनता है उसको ये प्रिवेंट करता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझते हैं कि ये कैसे होता है। ईपी कॉम्प्लेक्स की जो बात है वो कहां से आ गई? तो ईपी कॉम्प्लेक्स हमने बात क्या की थी कि हमारे पास कोई भी एंजाइमेटिक एक्शन जो होता है उसका जो मैकेनिज्म है वो क्या है कि हमारे पास एंजाइम है, उसके साथ सबस्ट्रेट आके जुड़ता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर वो आगे एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनाता है और वो आगे एंजाइम और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। सिंपल जो मैकेनिज्म थी, ठीक है। यहां पे ये हमारे पास एंजाइम है, उसके साथ कोई सबस्ट्रेट आके जुड़ जाता है, इसको बोलते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। फिर ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट होता है एंजाइम्स और प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में, फिर ये प्रोडक्ट अलग हो जाते हैं, एंजाइम अलग हो जाता है। सिंपल जो हम शुरू से करते आ रहे हैं। जो नॉन कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल इनहिबिशन है, ठीक है, उसमें बेसिकली जो इनहिबिटर है वो ईएस कॉम्प्लेक्स को प्रिवेंट नहीं करता। मतलब चाहे सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ जुड़े या ना जुड़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन भी गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इनहिबिटर आएगा एलोस्टेरिक साइट पे। किस साइड पे? एलोस्टेरिक साइड पे। तो चाहे ओरिजिनल सबस्ट्रेट आके इस एक्टिव साइट के साथ जुड़ भी जाए
तो भी जब नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर हमारे पास आता है, एलोस्टेरिक साइट पे जुड़ जाता है, तो उसके बाद ये एंजाइम इस कॉम्प्लेक्स, ये जो कॉम्प्लेक्स है, इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट ही नहीं कर पाता। वो हमारे पास एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनने ही नहीं देते। कौन? जो रिवर्सिबल नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं। ठीक है, तो अब बात समझ आ गई कि बेसिकली जो रिवर्सिबल नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं वो हमारे पास किसको प्रिवेंट करते हैं? वो ईपी कॉम्प्लेक्स की जो फॉर्मेशन है उसको प्रिवेंट करते हैं, उसको इनहिबिट करते हैं। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स चाहे बन जाए लेकिन उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होने देते। और इसकी सबसे बेहतरीन एग्जांपल और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल हमारे पास है फीडबैक इनहिबिशन। जो रिवर्सिबल नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन है उसकी सबसे बेहतरीन एग्जांपल हमारे पास है फीडबैक इनहिबिशन। हमारे जितने भी ऑलमोस्ट जितने भी एंजाइम्स हैं वो सारे रेगुलेट जो होते हैं वो फीडबैक इनहिबिशन से ही होते हैं। अगर वो ऑन हो रहे हैं या ऑफ हो रहे हैं तो वो फीडबैक इनहिबिशन जो प्रोसेस है, जो रिवर्सिबल नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन है, ज्यादातर वो इसी से रेगुलेट हो रहे होते हैं, इसी से वो ऑन हो रहे होते हैं, इसी से वो ऑफ हो रहे होते हैं। तो अगर ये इतना इंपॉर्टेंट फिनोमिना है तो चलो इसको सीखते हैं फिर। अब फीडबैक इनहिबिशन बेसिकली है क्या? फीडबैक इनहिबिशन का मतलब ये होता है कि हमारा जो कोई भी रिएक्शन है उसका जो एंड प्रोडक्ट है वो एंड प्रोडक्ट उठ के दोबारा उस एंजाइम को इनएक्टिव कर दे। क्या कर दे? इनएक्टिव कर दे। ये मेटाबोलाइट जो मेटाबॉलिक पाथवेज है उसमें काफी इंपॉर्टेंट होता है। वैसे भी रिएक्शन में एंड प्रोडक्ट बनता है लेकिन हम एक पाथवे जो है वो कंसीडर करते हैं। और वो पाथवे क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर एक रिएक्शन होता है जिसमें हमारे एक अमीनो एसिड है अस्पार्टेट। क्या हमारे पास है? अस्पार्टेट। वो अस्पार्टेट का जो है वो कई स्टेप्स के बाद कन्वर्ट हो जाता है थ्रियोनीन में। अब वो अलग से एक हमारे पास अमीनो एसिड है। ठीक है, अब ये एक रिएक्शन है, एक मेटाबॉलिक पाथवे है जिसमें अस्पार्टेट जो है वो थ्रियोनीन में कन्वर्ट होता है। हमारे बॉडी के अंदर, किसी लिविंग बॉडी के अंदर की एक एग्जांपल है, इसको थोड़ा सा कंसीडर करते हैं कि हमारे पास बेसिकली अस्पार्टेट जो होता है, क्या हमारे पास जो अस्पार्टेट है, ये अस्पार्टेट पहले एक और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, बिलफर्ज प्रोडक्ट ए, और इसको कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम E1 यूज होता है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास रिएक्शन कौन स्टार्ट करवा रहा है? E1। फिर ये ए जो है वो किसी दूसरे प्रोडक्ट बी में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे। उसके लिए एक और एंजाइम आता है E2। ठीक है, इसी तरह ये बी जो है वो सी में कन्वर्ट हो जाता है, उसके लिए एक एंजाइम आ जाता है E3। इसी तरह ये सी जो है ये डी में कन्वर्ट हो जाता है, उसके लिए एंजाइम आ जाता है E4। और ये डी जो है वो बिलाखिर कन्वर्ट होता है थ्रियोनीन में। अब ये भी एक अमीनो एसिड है। क्या है? एक अमीनो एसिड है, उसके लिए एक एंजाइम आता है E5। अब डिफरेंट है लेकिन ये एक पाथवे सा बन जाता है जिसमें अस्पार्टेट अल्टीमेटली थ्रियोनीन में कन्वर्ट होता है। तो ये उसका स्टार्टिंग सबस्ट्रेट है और जबकि एंड प्रोडक्ट उसका थ्रियोनीन है। इस मेटाबॉलिक पाथवे का एंड प्रोडक्ट क्या है? थ्रियोनीन है। अब होता क्या है? एंड प्रोडक्ट हमारे पास थ्रियोनीन बन गया। ये थ्रियोनीन बिलफर्ज है हमारे पास शुरू में ये रिएक्शन, ये जो मेटाबॉलिक पाथवे है इसको एंजाइम कौन से वाला शुरू करवा रहा है? पहले वाला एंजाइम। ये पहले वाला एंजाइम ही असल में अस्पार्टेट पे काम करता है और उसको ए में कन्वर्ट कर देता है। ए में कन्वर्जन के बाद फिर अगला आता है, फिर अगला, और ये चेन शुरू हो जाती है। ठीक, यहां तक कि थ्रियोनीन बन जाता है। लेकिन बेसिकली होता क्या है? बिलफर्ज ये हमारे पास E1 एंजाइम है, मैं इसको ऐसे बना देता हूं। ये उसकी एलोस्टेरिक साइट है और ये इसकी बाइंडिंग साइट है। ये हमारे पास E1 एंजाइम है। तो ये थ्रियोनीन, ये जो एंड प्रोडक्ट है, अब ये रिएक्शन चल रहा है और ये थ्रियोनीन जो है ज्यादा हो रहा है। ठीक है, इसकी प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है। तो जब इसकी प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए तो ये थ्रियोनीन उठ के, यही एंड प्रोडक्ट उठ के दोबारा से आके पहले एंजाइम के साथ एलोस्टेरिकली जुड़ जाता है, उसके एलोस्टेरिक साइट पे आके जुड़ जाता है यही थ्रियोनीन, जो कि इसी एंजाइम का एंड प्रोडक्ट है। इस एंजाइम ने इस सबस्ट्रेट को जिस प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया, बिल आखिर कई स्टेप्स लिए, लेकिन कन्वर्ट होने के बाद यही थ्रियोनीन उठ के फीडबैक के जरिए वापस आके हमारे पास उसी E1 के एलोस्टेरिक साइट पे जुड़ जाता है। और उस एलोस्टेरिक साइट पे जुड़ने की वजह से अब ये वाला E1 मजीद एस्पार्टेट को A में कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो इस तरीके से इस थ्रियोनीन की वजह से ही E1 दोबारा से इनएक्टिव हो गया। क्या हो गया? इनएक्टिव हो गया। और ये कब तक इनएक्टिव रहेगा? जब तक ये थ्रियोनीन बना है। ये थ्रियोनीन हमारी बॉडी यूज करती है। जब थ्रियोनीन की कमी हो जाए तो ये वाला थ्रियोनीन दोबारा से यहां से हट जाता है।
क्योंकि रिवर्सिबल है, यहां से हट गया तो E1 दोबारा से एक्टिव हो जाएगा, ये दोबारा से एस्पार्टेट को A में कन्वर्ट कर देगा, A को B में कन्वर्ट कर देगा, B को C में कन्वर्ट कर देगा। बड़े प्यारे से हमारे पास ये बहुत प्यारे कॉन्सेप्ट है फीडबैक इनहिबिशन के। यहाँ पे तो हमने सिर्फ E1 को एग्जांपल लिए, ये उठ के शायद इस E2 को ब्लॉक करे, E3 को ब्लॉक करे, तो ये प्रोडक्ट्स मिल रहे हो, ये मिल रहे हो, ये ना मिल रहे हो, वो डिपेंड करता है आगे, उसके हम डेप्थ में नहीं जा रहे। हम फीडबैक इनहिबिशन समझ रहे हैं कि ये जो हमारे पास इस तरह की इनहिबिशन होती है उसको बोलते हैं फीडबैक इनहिबिशन। फीडबैक इनहिबिशन क्या है? जिसमें हमारा जो एंड प्रोडक्ट है वो उठ के हमारे स्टार्टिंग एंजाइम को इनएक्टिव कर दे एलोस्टेरिकली, वो एलोस्टेरिक साइड पे आके जुड़ जाए और उसकी वजह से जो हमारे पास रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हो जाती है और हमारा एंजाइम इनहिबिट कर जाता है। अब ये हमारे बॉडी में होने वाला प्रोसेस है, लेकिन एंड प्रोडक्ट उठ के हमारे एंजाइम को इनहिबिट कर रहा है। तो ये जो इनहिबिशन होती है इसको बोलते हैं रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। और ये हमारे पास फीडबैक इनहिबिशन क्या होती है उसकी भी समझ आ गई, जिसके एग्जांपल में हमने अस्पार्टेट जो कि एक अमीनो एसिड है उसको कन्वर्ट किया है थ्रेनिन में एज अ एंड प्रोडक्ट। ठीक है, बीच में कई सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं लेकिन उसको इंटरमीडिएट्स बोलते हैं, और आखिर में एंड प्रोडक्ट हमारे पास थ्रेनिन है। वो थ्रेनिन उठ के दोबारा से उस एंजाइम को ब्लॉक कर देता है जो कि अस्पार्टेट को ए में कन्वर्ट कर रहा था। समझ आ गई? तो ये हमारे पास होती है फीडबैक इनहिबिशन। अब ये तो हो गई हमारे पास नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के अंदर कौन से वाली? रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ठीक है, जिसकी एग्जांपल फीडबैक इनहिबिशन है। दूसरी जो कैटेगरी है वो हमारे पास इरिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन या सुसाइड इनहिबिशन अगर कह सकते हो, क्योंकि इसने जो है ना एंजाइम को तबाह बर्बाद कर देना, नेस्तो नाबूद कर देगा, उसको डीनेचर कर देगा, परमानेंटली जाके ना एंजाइम के साथ जुड़ जाएगा, हालांकि एलोस्टेरिक साइड पे जुड़ जाएगा। लेकिन होगा क्या कि हमारे पास एक एंजाइम है, ठीक है, उसके एलोस्टेरिक साइड पे आके ये इनहिबिटर जुड़ गया, तो इसके जुड़ने की वजह से आप एंजाइम जो अपनी शेप है वो एक्टिव साइट की जो शेप है, या अब देखो हमने बात की थी कि एक्टिव साइट का मेंटेन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो कि इरिवर्सिबल हूं, जब वो आके जुड़ते हैं उस एंजाइम के साथ, उसकी शक्ल जो है वो चेंज हो जाती है। उसके बाद वो अपनी पुरानी पोजीशन में नहीं आता, और पुरानी पोजीशन में नहीं आता तो एंजाइम तो गया ना फारग, क्योंकि एंजाइम अब अपना काम नहीं कर सकते, उसके एक्टिव साइट जो है वो दोबारा से रीगेन नहीं हो सकती। सही है, तो यहां पे जो इरिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन या द मोस्ट डेंजरस इनहिबिशन जो है वो हमारे पास इरिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है, जिसमें बेसिकली क्या होता है कि ये इरिवर्सिबल जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय एंजाइम्स बाय अल्टरिंग इट्स शेप। वो एंजाइम को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और उसकी शेप ही चेंज कर देते हैं, उसके टर्शरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर को तबाह बर्बाद कर देते हैं, उसको डीनेचर कर देते हैं, एंजाइम फारिग हो जाता है। किसमें? इरिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में। और इरिवर्सिबल है तो इट्स मीन कि यहां पे जो कॉम्पिटिटिव जो इनहिबिटर आ रहा है वो हमारे पास कोवेलेंटली जुड़ जाता है, पक्का पक्का जुड़ जाता है। ठीक हो गया। तो इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जिसको हमने लेक्चर के शुरू में भी थोड़ा डिस्कस किया था। एक है हमारे पास साइनाइड्स, साइनाइड्स जो कि हमारे पास जहर है, ठीक है, साइनाइड्स एक वो, और एक हमारे पास जो हैवी मेटल्स हैं उसके साल्ट्स, मतलब जो डिफरेंट हैवी मेटल्स साल्ट्स की फॉर्म में हमें मिलेंगे, ये सारे हमारे पास इरिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के तौर पर काम करते हैं। सबसे पहले हम साइनाइड्स देखते हैं। ठीक है, ये जो साइनाइड्स हैं हर जगह ये नाम सुना है, जहर है। अब ये बेसिकली काम कैसे करता है, क्या है? जो साइनाइड्स हैं, यहाँ पे साइनाइड्स, बल्कि मैं यहाँ क्या कर देता हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी जगह अपने लिए बना लेते हैं, इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट है तो उसको समझना भी लाजमी है। होप सो कि ये पॉइंट्स है वो नोट डाउन कर लिए होंगे। तो साइनाइड्स को हम थोड़ा सा सीखते हैं कि ये हमारे पास बेसिकली क्या है। साइनाइड्स इज द एग्जांपल ऑफ इरिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ठीक है, साइनाइड जहर है। अब साइनाइड में बेसिकली होता क्या है कि हमारे सेल्स के अंदर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है साइटोक्रोम, नाम याद रखो, क्या है हमारे पास? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास ये एक एंजाइम है। हमें जितनी भी एटीपी बनानी है, जितने भी हमारे NADH को या FADH2 को ATP में कन्वर्ट करना है। अब ATP क्या है? ATP इज द करेंसी ऑफ द सेल, एनर्जी है।
हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें हमारा एटीपी यूज होती है, ठीक है। तो ये एटीपी हमारे हर सेल के अंदर सेलुलर रिस्पायरेशन में बनती है। उसके कई आगे बायोएनर्जेटिक्स इसी हवाले से कि ये एटीपी बन कैसे रही है, ठीक है। तो वो सारा चैप्टर अगला जो है वो इसी बारे में है, वहां पे जाके इसको देख भी लोगे। तो वहां पे एक हमारे पास कॉन्सेप्ट है जिसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कई कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं इसी तरह के। उनमें से एक कॉम्प्लेक्स हमारे पास है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, जो कि बिल्कुल आखिरी कॉम्प्लेक्स होता है। उसके बाद जो है वाटर, वो जो प्रोटॉन है और वो ऑक्सीजन, उनको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है और वो वाटर बना लेते हैं। ये इसको वहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में समझेंगे। अभी के लिए जहन में रखो कि ये जो एंजाइम है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है एटीपी के प्रोडक्शन में या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अकरिंग में, क्योंकि ये बिल्कुल आखिरी कॉम्प्लेक्स होता है जिसके बाद वाटर बन जाता है और हमारे पास एनर्जी भी गेन हो जाती है। तो ये एंजाइम बेसिकली साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, इस पे सारी हमारी जिंदगी डिपेंडेंट है, ठीक है। अगर साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में हमारे पास कोई म्यूटेशन हो जाए तो डेथ और कुछ भी नहीं है, ठीक है। मरना है, मरना तय है अगर साइटोक्रोम ऑक्सीडेज हमारा डैमेज हो जाए। तो ये जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है इसके अंदर प्रोस्थेटिक ग्रुप, हमने बात पहले भी की थी कि कुछ एंजाइम्स को कोफैक्टर्स की जरूरत होती है। उनमें से एक हमारे पास प्रोस्थेटिक ग्रुप है जो कि परमानेंटली या फिर कोवेलेंटली अटैच्ड होता है एंजाइम के साथ हर वक्त। तो यहां पे प्रोस्थेटिक जो ग्रुप होता है उसके अंदर हमारे पास आयरन है। क्या है? आयरन है। ये आयरन एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के साथ जुड़ा होता है और इसकी आयरन की वजह से ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज अपना काम कर रहा होता है। तो जो साइनाइड्स हैं वो आके इस आयरन के साथ जुड़ जाते हैं और ये प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो खराब कर देते हैं। क्या कर देते हैं? आयरन के साथ साइनाइड्स आके जुड़ जाते हैं और इस प्रोस्थेटिक ग्रुप को खराब कर देते हैं। जब इस एंजाइम का प्रोस्थेटिक ग्रुप खराब हो जाता है तो अब ये एंजाइम अपना काम नहीं कर सकता, क्योंकि इसको एक्टिव होने के लिए प्रोस्थेटिक ग्रुप या फिर कोफैक्टर की जरूरत है। जब कोफैक्टर ही उसका खराब हो तो वो क्या खाक अपना काम करेगा? तो ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज अपना काम नहीं कर सकता, इसकी वजह से वो रिएक्शन वहां पे स्टॉप हो जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन स्टॉप हो जाता है और हम फारग, ठीक है, हम मर गए। तो साइनाइड जहर के तौर पर काम कैसे करता है? जस्ट ड्यू टू दिस रीजन कि साइनाइड्स साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के आयरन जो एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप काम करता है उस आयरन के साथ आके जुड़ता है और वो प्रोस्थेटिक ग्रुप खराब हो जाता है, वो एंजाइम खराब हो जाता है, वो एंजाइम इनएक्टिव हो जाता है और इसकी इनएक्टिविटी की वजह से सारा जो चेन है वो स्टॉप हो जाता है और हम फारिग हो जाते हैं। तो ये हमारे पास साइनाइड्स। ये भी एग्जाम्पल किसके हैं? हमारे पास इरिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की। एक और हमारे पास एग्जांपल है हैवी मेटल्स की। क्या है? हैवी मेटल्स। हैवी मेटल्स में कौन कौन से आ सकते हैं? कुछ जैसे कि हमारे पास मरकरी है। क्या है? मरकरी है। इसी तरीके से सिल्वर भी हमारे पास हैवी मेटल हो सकता है, कॉपर भी हमारे पास हैवी मेटल हो सकता है, इसके अलावा कैडमियम है, क्रोमियम है, वो बाकी और चीजें, ठीक है। लेकिन ये मेटल्स है, अब ये किसी भी साल्ट्स के फॉर्म में हो सकते हैं। क्यूप्रस सल्फेट हो सकता है, एल्यूमिनियम सल्फेट, और एल्यूमिनियम कह रहा हूं सिल्वर वाला हो सकता है, मरकरी की डिफरेंट हमारे पास साल्ट्स जो है वो हो सकते हैं। तो ये साल्ट्स हमारे बॉडी में जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अब होता क्या है, इस चीज को समझने के लिए ना हम ये जो साल्ट्स है, ये जो मरकरी है, ये जो हमारे पास सिल्वर है या कॉपर है या कोई और हैवी मेटल है, इसने आके सिंपल ये हमारे पास थायोल ग्रुप को डैमेज करता है। अभी के लिए थायोल ग्रुप को डैमेज करता है और इसकी वजह से एंजाइम इनहिबिट हो जाता है। अब ये थायोल ग्रुप इतना इंपॉर्टेंट कैसे? हमारे जो एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स प्रोटीन्स हैं और प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स के मिलकर बने होते हैं। उन अमीनो एसिड्स में दो बड़े इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड्स हैं, मैं नाम बता रहा हूं, ये यहां पे बुक में नहीं ली, इसको गौर से सुनो। एक अमीनो एसिड्स है मैथियोनिन, ठीक है, एक और अमीनो एसिड्स है सिस्टीन। ये दो अमीनो एसिड ऐसे हैं जिसके आर ग्रुप्स में हमारे पास थायोल ग्रुप होता है, सल्फर ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है? सल्फर, SH ग्रुप होता है। तो वो हमारे पास ये मैथियोनिन या ये सिस्टीन जो है, जब हमारे पास प्रोटीन ऑर्गेनाइज हो रहा है, प्रोटीन ऑर्गेनाइज का मतलब क्या है कि जो हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर से सेकेंडरी स्ट्रक्चर और टर्शियरी स्ट्रक्चर बनता है, खास तौर पर यहां पे बिलफर्ज ये सिस्टीन है और बाकी अमीनो एसिड्स हैं, फिर एक और मैथियोनिन है, बाकी अमीनो एसिड्स हैं,
फिर एक सिस्टीन है, बाकी अमीनो एसिड्स हैं, फिर सिस्टीन है, और ये बाकी अमीनो एसिड्स है, फिर कोई मेथियोनिन, ये चेन में है। जब ये इसकी 3D फोल्डिंग होती है, क्या होती है, मतलब ये जब प्राइमरी चेन सेकेंडरी चेन में और सेकेंडरी चेन फिर बाकी टर्शरी चेन बनाता है, तो उसमें टर्शरी चेन को आपस में जोड़ने के लिए सेकेंडरी को तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो कर रहे होते हैं, मतलब उसको बैलेंस कर रहे होते हैं। उसके बाद जो टर्शरी स्ट्रक्चर है उसको बैलेंस करने के लिए अब बिलफर्ज ये मतलब एक टर्शरी स्ट्रक्चर बन रहा है, यहाँ पे एक सिस्टीन है, यहाँ पे बिग सिस्टीन आ गया, या इसके और ऊपर टर्शरी स्ट्रक्चर में यहाँ पे मैथियोनिन है। तो हमने बात क्या थी कि जो मैथियोनिन है उसमें भी आर ग्रुप में एसएच होता है, जबकि सिस्टीन के भी आर ग्रुप में एसएच होता है। तो इस सिस्टीन का एसएच और इस मैथियोनिन का एसएच, ठीक है, ये मैथियोनिन के ये सिस्टीन ये आपस में एक दूसरे के सामने हो जाते हैं, तो ये हाइड्रोजन हट के यहाँ पे बॉन्ड बन जाता है जिसको डाइसल्फाइड ब्रिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यहाँ पे दो सल्फर्स के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है, एक मैथियोनिन का और एक सिस्टीन का, इसको बोलते हैं डाइसल्फाइड ब्रिज, जिसमें एक सल्फर ये और एक सल्फर ये, दो सल्फर आ गए। इसकी वजह से यहाँ पे ये वाली जो चेन है और ये चेन है ये आपस में वहां पे बाइंड कर जाती है ड्यू टू डाइसल्फाइड ब्रिज, और इस तरीके से हमारे पास ओवरऑल टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन बनता है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये जो हैवी मेटल्स हैं वो आके इस थायोल ग्रुप को खराब कर देते हैं। जब ये थायोल ग्रुप खराब होता है तो ये डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है वो टूट जाता है। जब ये डाइसल्फाइड बॉन्ड टूटता है तो हमारे पास जो प्रोटीन का टर्शरी स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो जाता है। वो क्या हो जाता है, वो टर्शरी स्ट्रक्चर डैमेज होता है, और उस डैमेजिंग की वजह से क्या है कि हमारा जो प्रोटीन है, क्योंकि उसमें वो टर्शरी स्ट्रक्चर ही नहीं रहा, तो वो एंजाइम तो एक्टिव हुआ ही नहीं। एंजाइम एक्टिव ही तब होता है जब वो प्रॉपर टर्शरी या फिर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में हो, उसकी प्रॉपर एक्टिव साइट हो। जब टर्शरी स्ट्रक्चर अब बना था ड्यू टू डाइसल्फाइड ब्रिजेस और इस तरह के कई ब्रिजेस में, जब डाइसल्फाइड ब्रिज ही खत्म हो गया तो हमारे पास टर्शरी स्ट्रक्चर खत्म हुआ। टर्शरी स्ट्रक्चर खत्म हुआ तो अब हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो सारे जोर को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो वो भी टूटना शुरू हो जाते हैं, तो बड़े वीक बॉन्ड होते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी खराब हो जाता है और हमारा एंजाइम डिनेचर कर जाता है। क्या कर जाता है, डिनेचर, और परमानेंटली डिनेचर, फारिग हो जाता है। तो ये जो इनहिबिशन है इसको बोलते हैं, इस तरह की जैसे कि हैवी मेटल्स की या साइनाइड्स की जो इनहिबिशन है इसको बोलते हैं इररिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, द मोस्ट डेंजरस इनहिबिशन। ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट इनहिबिशन। कि इनहिबिशन क्या है, इनहिबिशन हमारे पास वो फिनोमिना है जिसमें एक एंजाइम कैटालाइज करना छोड़ देता है। कैटालाइज का फिनोमिना जो है एक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं करता, और वो मॉलिक्यूल जो कि इनहिबिशन में इन्वॉल्व होते हैं, एंजाइम को स्टॉप करते हैं, उनको इनहिबिटर्स बोलते हैं। दो तरह की इनहिबिशन हो सकती है हमारे पास, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हमारे पास रिवर्सिबल है, जिसमें सबस्ट्रेट और इनहिबिटर जो है वो स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं, लेकिन इतने सिमिलर नहीं होते कि एक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दें, जैसे कि हमारे पास मेलोनेट है। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हमारे पास स्ट्रक्चरली सिमिलर नहीं होते इनहिबिटर स्ट्रक्चर के, किसके, सबस्ट्रेट के, और ये जाके एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड करते हैं, जबकि कॉम्पिटिटिव एक्टिव साइट पे बाइंड कर रहे थे। इसके नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के भी दो टाइप से, रिवर्सिबल, ठीक है, और हमारे पास इररिवर्सिबल। रिवर्सिबल की बेहतरीन एग्जांपल हमारे पास फीडबैक इनहिबिशन थी, और इररिवर्सिबल की हमारे पास बेहतरीन एग्जांपल साइनाइड्स जो कि जहर है, और हैवी मेटल्स जो कि और जहर है। तो ये हमारे पास ऑल अबाउट जो बुक में डिस्कस किया गया इनहिबिशन उसके बारे में था। तो होप्स हो कि आपको इनहिबिशन, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, रिवर्सिबल, इररिवर्सिबल, उसके एग्जांपल्स, उसकी काफी सारे कॉन्सेप्ट्स का पता चल गया होगा। तो उम्मीद करता हूं कि लेक्चर पसंद भी आया होगा, कमेंट भी करोगे और सब्सक्राइब भी करोगे। तो इसी के साथ मुझे इजाजत दो, मिलते हैं इंशाल्लाह एक और लेक्चर में एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।